आज के इस अत्यंत पवित्र एवं सात्विक कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, वर्षों से हम सबके साथी श्री एस.एन. श्रीवास्तव जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ उपस्थित सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जन, सभी अन्य पुलिसकर्मी भाई, सभी मेरे एम्स परिवार के साथी और उपस्थित मीडिया के मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम है। अभी हमने श्रीवास्तव जी का, जो हमारे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, वक्तव्य सुना और हमें जानकारी मिली कि किस प्रकार से पिछले समय में 2532 केवल पुलिस विभाग के दिल्ली में ही केवल हमारे जो साथी हैं वो कोरोना से प्रभावित हुए। उन्होंने एक दुखद बात ये भी शेयर की कि केवल दिल्ली पुलिस में ही 1 दर्जन हमारे दिल्ली पुलिस के कोरोना वॉरियर्स वो इस सारी असाधारण परिस्थिति में मृत्यु का शिकार हुए और उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों को भी न्यौछावर किया। और आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे भी हमें असाधारण प्रेरणा इसलिए मिलती है कि जिनको तकलीफ़ हुई उन्होंने बहुत जल्दी अपनी तकलीफ़ को भूला और भूलकर दूसरे कोरोना से प्रभावित समाज के लोगों की प्राण रक्षा के लिए आगे आकर उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया और खाली वॉलंटियर ही नहीं किया, उदाहरण प्रस्तुत किया समाज के लोगों के लिए। मैं पिछले काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहले डीसीपी रंधावा साहब ने बात किया, पुलिस कमिश्नर साहब ने फ़ोन किया और अति उत्साह के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भाई जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं, उन्होंने मन में संकल्प लिया है कि वो जो भी कुछ बाकी लोगों की प्राण रक्षा के लिए कर सकते हैं वो करने के लिए तत्पर है, उसके लिए अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं। यद्यपि उनके ऑफ़र को तो शायद काफ़ी दिन हो गया, लेकिन इसको आज एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से इस कार्यक्रम को, ताकि इसके माध्यम से खाली पुलिस के हमारे कोरोना वॉरियर्स ही नहीं अपितु दूसरे कोरोना वॉरियर्स को भी खाली दिल्ली में ही नहीं अपितु सारे देश में इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए प्रेरणा मिले। इस नाते ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। जैसा कि
अभी डॉक्टर गुलेरिया ने विस्तार से वक्तव्य दिया। हम सब जानते हैं कि जो ब्लड डोनेशन है वो कोई भी व्यक्ति 65 साल तक की उम्र का साल में 4 बार आसानी से कर सकता है और उसको एक पवित्र दान की संज्ञा भी दी गई है, वो माना भी जाता है और शायद मानवता की सेवा का उससे बड़ा कोई दूसरा प्रकल्प नहीं हो सकता। बहुत बड़ी संख्या में देश में मिलियंस की संख्या में स्वैच्छिक रक्तदाता हैं जिनके महान प्रयासों से देश के अंदर लोगों को सेफ ब्लड मिल पाता है, असाधारण परिस्थितियों में मिल पाता है, उनके प्राणों की रक्षा होती है। उसी तरह से जैसा बताया गया कि प्लाज्मा का जो डोनेशन है ये 1 महीने में 2 बार व्यक्ति कर सकता है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि एक पुलिस के कांस्टेबल या शायद एसआई थे वो, ओम प्रकाश, उन्होंने आज तीसरी बार अपना प्लाज्मा डोनेट किया। अप्रैल में उनको कोरोना हुआ था और उसके बाद उन्होंने आज तीसरी बार एम्स में अपना प्लाज्मा डोनेट किया। ये कोरोना वॉरियर्स जो है, ये टर्म भी सबसे पहले मैंने ही कॉइन की थी और उसके बाद इसको सारे देश ने पिकअप किया। तो मैं सोच रहा था कि ये जो कोरोना से प्रभावित होने के बाद जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं ये भी तो वॉरियर्स हैं। पहले कोरोना वॉरियर थे, अब ये साथ में प्लाज्मा वॉरियर भी बन गए हैं और ये एक बहुत बड़ा योगदान इनके माध्यम से हो रहा है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्त प्रेरणा मिलेगी। जहाँ जहाँ भी कोरोना के थोड़ा भी गंभीर रूप से प्रभावित मरीज़ों के ऊपर प्लाज्मा का इस्तेमाल किया गया है, यद्यपि अभी जो देश में 452 मरीज़ों के ऊपर ट्रायल कंप्लीट हुआ है, ऑफिशियल ट्रायल, जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग 60 सेंटर्स में वो किया गया, उसके रिज़ल्ट्स वगैरह कंपाइल हो रहे हैं। लेकिन जो चारों तरफ से जानकारी साधारणतः समाज से मिलती है वो यही मिलती है कि कम से कम इसको देने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं हो रहा है और बहुत सारे लोगों के ठीक होने की भी बातें आती हैं। लेकिन उसका जो साइंटिफिक औपचारिक रिज़ल्ट है वो तो ICMR अपना अध्ययन करने के बाद ही देश के सामने प्रस्तुत करेगा। लेकिन बहुत जल्दी ये एक मूवमेंट के रूप में विकसित होना प्रारंभ हुआ है और आज के इस कार्यक्रम में भी अभी करीब 26 पुलिस के हमारे साथियों को, जिनमें से काफ़ियों ने तो अभी तक सुबह से अपना प्लाज्मा डोनेट भी कर दिया, उनको हमें श्रीवास्तव जी को और डॉक्टर गुलेरिया को मिलके सम्मानित करने का मौका मिला। ये हमारे लिए सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। उन्हें सर्टिफिकेट देने का मौका मिला और हम सब भी गर्व की अनुभूति कर रहे थे उनके साथ तस्वीर खिंचाकर, फ़ोटो खिंचाकर। और मैं जानता हूँ कि इस कार्यक्रम के बहुत दूरगामी और बहुत ही अच्छे प्रभाव सारे देश के अंदर होंगे। अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिसकर्मी इस प्रकार की परिस्थिति में आके इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को वॉलंटियर करेंगे और वो अपने आप को खाली वॉलंटियर नहीं करेंगे, इस काम को आंदोलन के रूप में विकसित करने की मंशा रख के उसके ऊपर काम करेंगे, तो इसका बहुत लोगों के ऊपर एक सद्प्रभाव पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि
यूँ तो कोरोना वॉरियर्स की बहुत सारी श्रेणियां हैं। डॉक्टर तो एक श्रेणी है जो सीधा सीधा सबसे ज़्यादा मरीज़ों के संपर्क में रहता है। नर्सेज हैं, हमारे जितने अस्पताल के अंदर पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, अस्पताल में हमारे सैनिटेशन का स्टाफ होता है, दूसरे हमारे सिक्योरिटी का स्टाफ होता है। समाज में जाते ही हमारे पुलिस के भाई हैं, हमारी जो दूसरी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या दूसरे पुलिस के अलावा जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी और दूसरे आर्मी के लोग हैं, उन्होंने भी जगह जगह इस प्रकार से काम किया। हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, इनको भी लॉकडाउन कितना बड़ा रहा हो, लेकिन इनको तो सड़क पे आना ही था। यहाँ चाहे जितने मर्ज़ी कोरोना के पेशेंट हो सकते हो, तो भी मीडिया के लोगों को कोई किसी प्रकार की छुट्टी नहीं थी। और ये सब प्रकार के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि अस्पताल में डॉक्टरों के बाद शायद सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियों के अंदर पुलिसकर्मियों को काम करना पड़ा। क्योंकि लॉकडाउन किस लिए था? हम सबको सेफ्टी देने के लिए। हम अपने आप को घर में आइसोलेट कर लें, बाहर हमें निकलने का मौका ना रहे। लेकिन लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने का काम, कंटेनमेंट जोन 200 से 600 तो हमने कर दिए, लेकिन उस कंटेनमेंट जोन को वास्तव में डिसिप्लिन्ड वे में उसके अंदर सारी गतिविधियां चले, इसकी किसकी जिम्मेदारी? तो वो जिम्मेदारी पुलिस की। सड़क के ऊपर जो है, चौराहे के ऊपर, मार्केट के अंदर कहीं पर भी भीड़ नहीं हो रही है। और आप समझते हैं कि भारत जैसा देश जहाँ 135 करोड़ की, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, औपचारिक तो 135 करोड़ है, उतनी आबादी के अंदर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराना, किस तरह से मार्केट प्लेसेस, और फिर लॉकडाउन के पीरियड के बाद जब अनलॉक हुआ और अनलॉक के अंदर हम दूसरे अनलॉक में चल रहे हैं, इसके अंदर कितना बड़ा चैलेंज जो है पुलिस के सामने आया। और अभी पुलिस कमिश्नर साहब से मैं पूछ रहा था कि इस दौरान बाकी चीज़ों को भी उसी तरीके से आपको हैंडल करना था। क्राइम की चीज़ें हैं, कोई चोरी करते हैं लोग, कोई दूसरी तरह के साइबर क्राइम करते हैं, दूसरी चीज़ें, तो कितना बड़ा एक प्रकार से प्रेशर था। तो उन सब के परिस्थितियों के बाद भी पूरे रिस्क लेकर, और सारे दिन हम लोग टेलीविज़न पर देखते हैं कि जहाँ कहीं भी जिस प्रकार की भी विषम परिस्थिति आई, कहीं देखा कि हज़ारों की तादाद में माइग्रेंट वर्कर इकट्ठा हो गए और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं। अब उनको अगर ठीक से डिसिप्लिन करना है तो उनके बीच में ही जाके पुलिस के लोगों को करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी विषम से विषम परिस्थितियों में भी पुलिस के हमारे भाइयों ने अपने आप को किसी भी प्रकार से जिम्मेदारी निभाने में कहीं पर भी उनकी कर्तव्य परायणता में कमी नज़र नहीं आई। इसलिए मैं सबसे पहले तो हृदय से श्रीवास्तव जी को, उनकी पूरी टीम को और सभी पुलिसकर्मियों को दिल्ली पुलिस के बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मैं जब आज इस कार्यक्रम में आ रहा था तो सुबह बैठे बैठे मेरे को ऐसे मन में रिवाइंड होने लगा, तो मुझे पिछले 25-30 साल के अंदर अनेकों ऐसे अवसरों का स्मरण आने लगा जब पुलिस के लिए कोई ये नई बात नहीं है कि वो समाज के प्रति जो उनकी एक औपचारिक जिम्मेदारी है, उसके अलावा बहुत सारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर किस प्रकार से आगे बढ़कर काम करती है। थोड़े ही दिन पहले, 2 साल पहले, मुझे याद है कि जामा मस्जिद के पुलिस स्टेशन के अंदर हम लोगों ने एक स्किल सेंटर खोला था और बहुत ही प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। पुलिस का भी वहाँ पर सहयोग है और स्किल मंत्रालय का भी सहयोग है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ख्याल आया, और इसलिए मैं आज 2 किताबें भी लेके आया कि एक डॉक्टर श्रीवास्तव को, अपने श्रीवास्तव जी को दूंगा, एक डॉक्टर साहब को,
कि जब दिल्ली के अंदर 27 साल पहले हम लोगों ने पहली बार सपना देखा कि दिल्ली को भारत का पहला पोलियो मुक्त प्रांत बनाएंगे और फिर बाद में भारत को भी पोलियो मुक्त करेंगे, तो हम लोग समाज के अंदर सब लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते थे और उसी श्रृंखला के अंदर पुलिस को भी हम लोगों ने उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की। जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं, शायद जो आज डीसीपी हो गए होंगे उस समय और यंग ऑफिसर होंगे। तो मैं आपके उस समय के पुलिस कमिश्नर कौशल साहब जो थे, उनके बंगले पे लोधी एस्टेट में उनको मिलने गया था और मैंने उनसे 40 मिनट के करीब बातचीत किया और मैंने उनको बताया कि कैसे भारत के अंदर 60% जो बच्चे हैं दुनिया भर के वो पोलियो ग्रस्त हैं, उसका 10% दिल्ली में है और दुनिया में 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जो बहुत प्रभावी ढंग से पोलियो को हराने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई है और अभी भारत में हम इस जंग को शुरू भी नहीं कर पाए हैं। तो बहुत विस्तार से, बहुत धैर्यपूर्वक उन्होंने सारी बातों को सुना और उस दिन उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया कि दिल्ली के 52,000 पुलिस के सभी अधिकारी और कांस्टेबल ये सारे के सारे पोलियो उन्मूलन के काम में पूरी तरीके से लगेंगे। और फिर वो मीटिंग थी और उसके बाद का जो पीरियड था, 1 साल तक हमने देखा कि लगातार दिल्ली पुलिस शायद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से ज़्यादा पोलियो को भगाने के लिए एडवर्टीज़मेंट देती थी, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आती थी। वो कहती थी कि पोलियो को अरेस्ट कर लेंगे हम अच्छी तरीके से, और पता नहीं कितनी तरीके की बातें होती थी। और फिर उसी श्रृंखला में काम करते करते हमने देखा कि जब वो डी डे आ गया एक तरह से असली 2 अक्टूबर 1994 का, जब सारे दिल्ली के अंदर बच्चों को पोलियो की वैक्सीन देनी थी, तो उसके थोड़ा दिन पहले दिल्ली में प्लेग आ गया। और प्लेग आ गया तो सब लोगों को ये लगा कि प्लेग के डर के कारण जो है शायद माताएं अपने बच्चों को पोलियो केंद्र पर नहीं लेके आएंगी, और उसके कारण हम लोगों को भी बड़ी टेंशन थी। हम लोग सब 9 महीने से तैयारी कर रहे थे। बहुत लोगों ने हम लोगों को सुझाव दिया कि आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए। हमने कहा नहीं, पोस्टपोन नहीं करेंगे। हमें दिल्ली के लोगों पर, दिल्ली के अंदर जो लोग साथ में इसमें काम कर रहे हैं, उनकी योग्यता पर, उनकी क्षमता पर, उनके कमिटमेंट पर, सब पर हमें विश्वास है। और उस समय पे जब हम बहुत सारे नए बातें सोच रहे थे कि भाई और क्या क्या करें जिसके कारण हम ये प्लेग का भी जो संभावित खतरा है इससे अपने आप को बचा सकते हैं, तो उसमें 2-3 बातें प्रमुख थी। उसमें से एक आपके पुलिस के साथ जुड़ी थी। उस समय जो आज हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, वो 15 दिन के लिए मेरे हेल्थ सेक्रेटरी छुट्टी पे गए। कोई उनके पर्सनल रीज़न था। तो अनिल बैजल साहब उस समय दिल्ली के होम सेक्रेटरी थे। ये उस समय 15 दिन के लिए लिंक ऑफिसर बन गए। लिंक ऑफिसर बनने के कारण वो हमारे डायरेक्ट हेल्थ में, तो हमने उनको सारे बॉटलनेक्स वगैरह डिस्कस किए। तो जो 2 अक्टूबर का दिन था, हमें याद है कि उसके पहले जितने जो दिल्ली में चौराहे होते थे, वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी ट्रैफिक की इंस्ट्रक्शंस देने से ज़्यादा तो वो बच्चों को लेकर आना है इसकी रिमाइंडर करते थे। 2 अक्टूबर के दिन दिल्ली पुलिस ने अपना जो 100 नंबर था वो हमको डेडिकेट कर दिया, और 100 नंबर के ऊपर फ़ोन करके कोई किसी भी छोटे से छोटे 4000 में से किसी भी पोलियो केंद्र के ऊपर जो है दवा की शॉर्टेज हो, वो उसको इन्फॉर्म कर सकता था। जितनी दिल्ली पुलिस की जिप्सीज़ थी, उन जिप्सीज़ के अंदर जो है उनको, क्योंकि एक सेंट्रल स्टोर से 43 रीजनल वैक्सीन स्टोर्स में और 43 रीजनल वैक्सीन स्टोर से 4000 केंद्रों में वैक्सीन सप्लाई होती थी, तो कहीं पे भी शॉर्टेज हो तो इसी सर्किट से उसको पूरा करना होता था। तो
इतना उत्साह था लोगों में, कई बार डर भी था। तो पुलिस की जिप्सीज़ ने, पुलिसमैन ने, उन्होंने जहाँ एक तरफ वैक्सीन की कहीं कमी पड़ रही है उसकी इन्फॉर्मेशंस को 100 नंबर के थ्रू ट्रांसमिट करने में सहयोग किया। पुलिस की जिप्सीज़ के थ्रू बच्चों को, उनकी माताओं को भी उनके गंतव्य स्थान पर ले जाने में हेल्प किया। और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर वैक्सीन को भी रीजनल वैक्सीन स्टोर से उठाकर और उसको केंद्र तक पहुँचाने के अंदर, और बहुत उत्साह के साथ मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने उस कार्यक्रम की सफलता के लिए कंट्रीब्यूशन किया। दूसरा काम था जिसमें हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट की मदद से दिल्ली के लाखों बच्चों को एक होमवर्क दिलवाया 30 सितंबर 1994 को कि कल सुबह स्कूल के अंदर जब वापस आओगे तो 10 अपने घर के पास के छोटे 3 साल के बच्चों का नाम लिख के लाओगे। और फिर 1 अक्टूबर को फिर होमवर्क दिलवाया कि इन बच्चों को जिनका नाम लिख के लाए हो, इनकी माँ को कल सुबह अप्रोच करना है और इनको पोलियो केंद्र पर भेजना है। और टीचर्स को होमवर्क दिया कि 3 तारीख को सब बच्चों से आप पूछिए कि उन्होंने होमवर्क ठीक से किया है कि नहीं किया। तो ये छोटे छोटे जो इंटरवेंशंस थे उसके परिणाम स्वरूप हमको सबको जो है मिलकर दिल्ली में उस काम को सफलतापूर्वक करने का मौका मिला। उसके परिणाम स्वरूप अगले साल भारत में, फिर और आगे वो तो लंबी यात्रा है। और 2014 से आप सब जानते हैं कि हम लोगों का देश पोलियो मुक्त सर्टिफाइड है। आखिरी केस तो हम लोगों ने 2011 में 13 जनवरी को कलकत्ता में, हावड़ा में देखा। तो आज मैं जब इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक होके जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स और दूसरे सभी लोगों का जो अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन था पोलियो के ख़िलाफ़ जंग को, तो मुझे ध्यान आया कि कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी जा रही है, इस जंग की जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी उसमें जो पुलिसकर्मी, इस प्रकार के जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने अस्पताल के सिस्टम के अंदर से बाहर, अंदर के अलावा बाहर जो जिन्होंने इस तरीके का महत्वपूर्ण रोल अदा किया, हर समय खतरा बना रहता था। और आज तो लोग थोड़ा सा इम्यून हो गए हैं डर से, लेकिन 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीना पहले या इवन 1 महीना पहले भी अगर आप किसी को कहें कि इस तरह के कार्यक्रम में बैठ जाओ तो शायद कोई इस तरह के कार्यक्रम में बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। बीच में 1-2 महीने का पीरियड, तो मुझे 1.5 महीने का पीरियड याद है कि जब ये मीडिया वाले भी जो है इतने ज़्यादा बेचारे प्रभावित हो गए थे कि किसी के चैनल ने जो है वो मना कर दिया कि अब आप लोग को कवर करने के लिए नहीं जाना है। आई नो दैट कि भाई 1 महीना 1.5 महीना इतने सारे लोग प्रभावित हो गए थे। तो ये आज का जो अवसर है, ये वो सब लोग जिनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं किसी भी रूप में, और ख़ासकर इस कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में जो सब कोरोना वॉरियर्स ने, और इस कोरोना वॉरियर्स की जो कंट्रीब्यूशन है उसको अब और अधिक, जैसा कहा कि इनका रिकवरी रेट 80% से ज़्यादा पुलिस का है, देश का भी रिकवरी रेट 63% के करीब है, और हम लोग बहुत ही कम 2.55 के करीब फैटेलिटी रेट, दुनिया के अंदर शायद सबसे कम। आज 1264 के करीब, सुबह मैंने पता किया 1264 के करीब लेबॉर्ट्रीज़ हमारी हो गई हैं, और 3 लाख से 3.5 लाख तक करीब टेस्ट रोज़ कर रहे हैं, बल्कि 3.5 लाख से भी ज़्यादा हो गया, 1 मिलियन तक हम ले जाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं सब लोग मिलकर बहुत प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। तो श्रीवास्तव जी, आपको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, पुलिसकर्मियों को बहुत अभिनंदन करता हूँ।